डिजिटल सीमाओं ने विश्व स्तर पर महिला सशक्तिकरण में क्रांति ला दी है बिल्कुल, ये अंतर को काफी हद तक पाटता है। और गति अविश्वसनीय है। 2025 के ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में लैंगिक समानता यानी जेंडर पैरिटी हासिल करने में 123 साल और लगेंगे। 123 साल, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक पूरी जिंदगी से भी ज्यादा का इंतजार है। आज हम इसी जटिल पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और ये पहेली इसलिए है क्योंकि एक तरफ हमें तरक्की दिखती है, जैसे शिक्षा में, कुछ हद तक राजनीति में भी, लेकिन दूसरी तरफ जब हम जमीनी हकीकत देखते हैं तो खाई बहुत गहरी नजर आती है। आज हमारे सामने जो स्रोत हैं वो इसी विरोधाभास को दिखाते हैं। हमारे पास वैश्विक रिपोर्ट्स हैं, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण में, और कुछ बहुत ही दिलचस्प अकादमिक शोध हैं जो डिजिटल दुनिया के नए सच को सामने लाते हैं। हाँ, और हमारा मकसद आज यही है कि इस पहेली को सुलझाया जाए। हम ये देखेंगे कि भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के मायने कैसे बदल रहे हैं। क्या टेक्नोलॉजी वाकई एक समाधान है या ये एक नया जाल बुन रही है? और क्या उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप वो रास्ता है जो इस 123 साल के इंतजार को कम कर सकता है? चलिए इस चर्चा को शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस बड़ी तस्वीर से जिसका जिक्र आपने किया, 123 साल का इंतजार। यह आंकड़ा निराश तो करता है, लेकिन रिपोर्ट में एक उम्मीद की किरण भी है। वो क्या है? रिपोर्ट कहती है कि दुनिया भर में अब तक 68.8% लैंगिक अंतर को भर दिया गया है, और ये कोविड-19 महामारी के बाद की सबसे मजबूत प्रगति है। और कुछ देश हैं जो मिसाल कायम कर रहे हैं। आइसलैंड लगातार 16वें साल पहले स्थान पर है, उसके बाद फिनलैंड और नॉर्वे। ये दिखाते हैं कि अगर सही नीतियां हों तो बदलाव संभव है। और इस ग्लोबल माहौल में भारत कहाँ खड़ा है? हमारी स्थिति क्या है? भारत 148 देशों में 131वें स्थान पर है, जो पिछले साल 129वें स्थान से 2 पायदान नीचे है। हमारा जेंडर पैरिटी स्कोर 64.1% है, लेकिन असली कहानी इन नंबर्स के अंदर छिपी है। अलग अलग पैमानों पर भारत की तस्वीर बहुत अलग है। अच्छा, तो कहाँ हम अच्छा कर रहे हैं और कहाँ हम पिछड़ रहे हैं? शैक्षिक योग्यता यानी एजुकेशनल अटेनमेंट में भारत का प्रदर्शन शानदार है। लगभग 97.1% के स्कोर के साथ हम समानता के बहुत बहुत करीब हैं। प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक लड़कियों की भागीदारी बढ़ी है। स्वास्थ्य और जीवन रक्षा में भी हालात सुधरे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर हमारी ओवरऑल रैंकिंग में गिरावट क्यों आई? गिरावट का मुख्य कारण है राजनीतिक सशक्तिकरण, मतलब पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 14.7% से घटकर 13.8% हो गया है, और मंत्रालयों में उनकी भागीदारी भी कम हुई है। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है वो है आर्थिक भागीदारी और अवसर। यहाँ मामूली सुधार तो है, पर फासला अभी भी बहुत बड़ा है। चलिए इसी आर्थिक भागीदारी वाले मुद्दे पे गहराई से बात करते हैं, क्योंकि यहीं पे शायद वो अदृश्य मेहनत छिपी है जिसका हिसाब किसी रिपोर्ट में नहीं होता। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक बहुत बड़ा और अक्सर अनदेखा किया जाने वाला मुद्दा है। आंकड़े बताते हैं कि भारतीय महिलाएं हर दिन औसतन 289 मिनट बिना भुगतान वाले घरेलू कामों में लगाती हैं। 289 मिनट यानी लगभग 5 घंटे रोज। और पुरुषों के मुकाबले ये कितना है? पुरुष औसतन 90 मिनट ऐसे कामों में लगाते हैं। यानी महिलाएं 3 गुना ज्यादा समय ऐसे कामों में दे रही जिनका कोई हिसाब नहीं, कोई सैलरी नहीं, लेकिन जिसके बिना घर और समाज चल नहीं सकता। और अगर हम इस बिना सैलरी वाले काम को पैसों में तौलें तो इसकी कीमत क्या होगी? क्या इसका कोई अनुमान है? हाँ, और वो आंकड़ा आपको चौंका देगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार महिलाओं के इस अवैतनिक देखभाल के काम का मूल्य लगभग 22.7 लाख करोड़ रुपए है। 1 मिनट, 22.7 लाख करोड़। ये तो भारत की जीडीपी का 7.5% है। इसका मतलब तो ये है कि देश में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से भी बड़ी एक पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था है जो पूरी तरह से अदृश्य है और जिसे महिलाएं चला रही हैं। ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल, ये एक अदृश्य अर्थव्यवस्था है, और इसका सीधा असर ये होता है कि महिलाओं के वेतन भोगी रोजगार में भागीदारी सीमित हो जाती है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार महिला श्रम बल भागीदारी दर 41.7% है। हाल के वर्षों में ये बढ़ी है, जो अच्छी बात है, लेकिन ये अब भी कम है क्योंकि उनका एक पूरा वर्किंग डे तो पहले ही अवैतनिक काम में जा चुका होता है।
ठीक है, तो एक तरफ ये पुरानी अदृश्य बेड़ियां हैं, लेकिन आज के दौर में टेक्नोलॉजी और गिग इकोनॉमी को एक बड़े समाधान की तरह देखा जाता है। कहा जाता है कि इससे महिलाओं को घर बैठे काम करने की आजादी और लचीलापन मिलता है। क्या ये वाकई एक अवसर है? ऊपरी तौर पर ये एक वरदान ही लगता है और इसी वादे के साथ ये प्लेटफॉर्म आए भी थे। एक एकेडमिक शोध में इसे डिजिटल फ्रंटियर का नाम दिया गया है, जहां अवसर ही अवसर दिखते हैं। लेकिन जब आप गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि ये एक दोधारी तलवार है। यहाँ प्रिकैरिटी यानी अस्थिरता बहुत ज्यादा है। आपको नहीं पता कि अगला काम कब मिलेगा और कितने पैसे मिलेंगे। आप कर्मचारी नहीं, एक पार्टनर है, इसलिए आपको कोई लेबर कानून सुरक्षा नहीं देता। मतलब मैनेजर की जगह अब एक ऐप ने ले ली है। इसे ऐसे समझिए, पहले फैक्ट्री में एक मैनेजर होता था जो आपको काम देता था। अब आपका मैनेजर आपका फोन है। एक ऐप का एल्गोरिथम तय करता है कि आपको अगला काम कब, कहां और कितने पैसे में मिलेगा। आपके पास सवाल पूछने के लिए कोई इंसान नहीं है, सिर्फ एक एल्गोरिथम है। इसी नई व्यवस्था को कुछ लोग साइबर टेरियट कहते हैं, मतलब डिजिटल दुनिया के वो मजदूर जिनके पास कोई अधिकार नहीं है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट डिजिटल हाउसवाइफ का भी जिक्र है। ये बहुत प्रोवोकेटिव है। इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत शक्तिशाली तुलना है। जैसे घर पर एक महिला का काम बिना वेतन के परिवार के लिए मूल्य पैदा करता है, ठीक वैसे ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम सबका मुफ्त श्रम यानी हमारा डेटा इन प्लेटफॉर्म्स के मुनाफे का आधार बनता है। हमारा हर लाइक, हर शेयर, हर सर्च इन कंपनियों के लिए कच्चा माल है, जिसके लिए हमें कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन वो खरबों कमाती हैं। और इससे एक अजीब तरह की असमानता भी पैदा होती है, जिसे शोध में ज्ञान संबंधी असमानता कहा गया है। हाँ, और ये बहुत खतरनाक है। ये एक तरफा शीशे जैसा है। प्लेटफॉर्म जैसे उबर या स्विगी आपको पूरी तरह से देख सकता है। आप कहां जाते हैं, कितनी तेजी से काम करते हैं, ग्राहक आपको क्या रेटिंग देते हैं। लेकिन आप प्लेटफॉर्म के अंदर नहीं देख सकते। आपको नहीं पता कि आपको अगला काम क्यों नहीं मिल रहा या आपके किसी साथी को आपसे ज्यादा काम क्यों मिल रहा है। सारी जानकारी और सारी ताकत एक ही तरफ है। ये तो थोड़ा निराशाजनक है। ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी ने बस पुरानी समस्याओं को एक नया डिजिटल रूप दे दिया है। तो क्या इससे बाहर निकलने का रास्ता ये है कि महिलाएं किसी और के लिए काम करने के बजाय अपना खुद का कुछ शुरू करें? चलिए उद्यमिता की बात करते हैं। आंकड़े तो इसी तरफ एक उम्मीद दिखाते हैं। भारत में कुल उद्यमियों में 14% महिलाएं हैं, जिनकी संख्या लगभग 80 लाख है। वे एमएसएमई सेक्टर यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का 20% से ज्यादा हिस्सा चलाती हैं और इस सेक्टर के 23% से ज्यादा लोगों को रोजगार देती हैं। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स बेहतर परफॉर्म करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी ROI पुरुषों के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स की तुलना में 35% अधिक होता है। बिल्कुल, वे कम निवेश में ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती हैं। और मैकिंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट का तो एक अनुमान है। वो कहते हैं कि अगर महिलाओं का बराबर के मौके मिले तो 2025 तक भारत की जीडीपी में आप सोचिए $770 बिलियन जुड़ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी आर्थिक क्षमता है जिसे हम अभी तक पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। सही कहा आपने। एक तरफ हमारे पास लिज्जत पापड़ जैसा जमीनी उदाहरण है जो 1959 में सिर्फ 80 रुपए से शुरू हुआ था और आज 1600 करोड़ का टर्नओवर और 45,000 महिला सहमालिकों का एक विशाल सहकारी आंदोलन है। तो दूसरी तरफ आज का भारत है जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। यहाँ के 18% यूनिकॉर्न्स के संस्थापक या सह संस्थापक महिलाएं हैं और उनकी सफलता दर पुरुषों के बराबर है। और इसमें सेवा यानी SEWA जैसे स्वयं सहायता समूहों, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिन्होंने जमीनी स्तर पर लाखों महिलाओं को बैंकिंग, स्किल और एक नेटवर्क से जोड़ा है। निश्चित रूप से उन्होंने उद्यमिता की नींव रखी है। तो उद्यमिता का रास्ता उम्मीद तो जगाता है, पर ये आसान तो बिल्कुल नहीं होगा। महिलाओं के सामने क्या मुख्य बाधाएं आती हैं? चुनौतियां कई हैं और बहुत गहरी हैं। सबसे पहली और बड़ी है वित्तीय बाधा। फंडिंग तक पहुंच में आज भी भेदभाव होता है। निवेशकों में एक अनकहा पूर्वाग्रह होता है। और दूसरी चुनौती तो वही होगी जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था, दोहरी जिम्मेदारी। बिल्कुल, उन्हें अपना बिजनेस तो संभालना ही है, साथ में अवैतनिक घरेलू काम का वो तिगुना बोझ भी उठाना पड़ता है। इसके अलावा सामाजिक मानदंड और रूढ़िवादी सोच एक बड़ी बाधा है। कई बार परिवार से ही पूरा समर्थन नहीं मिलता। सही मेंटरशिप और प्रोफेशनल नेटवर्क की कमी भी महसूस होती है। और शायद असफलता का डर भी। समाज महिलाओं की असफलता को ज्यादा सख्ती से देखता है, इसलिए शायद वो बड़ा जोखिम लेने से हिचकती हैं।
ये भी एक बड़ा मनोवैज्ञानिक बैरियर है। सही बात है। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या किया जा रहा है सरकारी और नीतिगत स्तर पर? सरकार ने मुद्रा योजना और स्टैंड अप इंडिया जैसी पहल की हैं, जिनसे बिना गारंटी के लोन मिलना थोड़ा आसान हुआ है। लेकिन विशेषज्ञ एक ज्यादा गहरे रणनीतिक दृष्टिकोण की बात करते हैं, जिसे 3R का फॉर्मूला कहा जाता है। 3R ये क्या है? पहला R है रिकॉग्निशन, यानी पहचान। इस बात को पहचानना कि महिलाओं का अवैतनिक घरेलू काम एक आर्थिक योगदान है, उसे जीडीपी के आंकड़ों में शामिल करने पर बहस करना। ठीक है, रिकॉग्निशन। दूसरा R है रिडक्शन, यानी कमी लाना। तकनीक और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए काम के बोझ को कम करना, जैसे घर घर तक पाइप से पानी और गैस पहुंचाना, ताकि पानी भरने या लकड़ी बीनने में लगने वाले घंटों को बचाया जा सके। अच्छा, तो रिकॉग्निशन और रिडक्शन तो समझ में आता है, पर ये तीसरा R रीडिस्ट्रीब्यूशन, यही तो सबसे मुश्किल होगा ना? ये तो सीधे सीधे सामाजिक सोच को बदलने की बात है। बिल्कुल, और यही सबसे जरूरी R है, रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी पुनर्वितरण। घर के कामों और देखभाल की जिम्मेदारियों का परिवार में सिर्फ महिलाओं पर बोझ न डालकर बराबरी से पुनर्वितरण करना, ये सबसे मुश्किल है, क्योंकि ये मानसिकता में बदलाव की मांग करता है। तो आज की हमारी चर्चा हमें 123 साल के वैश्विक इंतजार से लेकर भारत की अदृश्य अर्थव्यवस्था और डिजिटल दुनिया के दोहरे चेहरे तक ले गई, और उद्यमिता की एक उम्मीद भरी तस्वीर भी हमने देखी। और इसका निचोड़ यही है कि सशक्तिकरण कोई एक मंजिल नहीं है जिसे पा लिया और काम खत्म। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, और एक बहुत ही दिलचस्प शोध ये दिखाता है कि भारत में समय के साथ सशक्तिकरण के मायने भी बदले हैं। ये बहुत दिलचस्प है। कैसे बदले हैं? देखिए, 2005-6 में एक महिला के लिए सशक्त होने का सबसे बड़ा पैमाना था आने जाने की स्वतंत्रता, यानी फ्रीडम ऑफ मोबिलिटी। क्या वो अकेले बाजार या स्वास्थ्य केंद्र जा सकती है? 2015-16 तक ये पैमाना बदलकर वित्तीय स्वतंत्रता यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बन गया। क्या उसका अपना बैंक अकाउंट है? क्या वो पैसों के बारे में फैसले ले सकती है? और आज के दौर में 2019-21 तक सबसे प्रमुख आयाम बन गया हिंसा के प्रति दृष्टिकोण, यानी एटीट्यूड टुवर्ड्स वायलेंस। क्या वो घरेलू हिंसा को गलत मानती है? क्या वो उसके खिलाफ आवाज उठाने को सही समझती है? ये दिखाता है कि चेतना का स्तर बदल रहा है। लेकिन उसी शोध में एक बहुत ही मार्मिक और जरूरी बात सामने आई है, जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, और वो है 1980 से 1990 के बीच जन्मी पीढ़ी के बारे में। शोध में पाया गया कि इस पीढ़ी की महिलाओं ने अपनी माँ की पीढ़ी और अपनी बेटियों की पीढ़ी दोनों के तुलना में सबसे कम सशक्तिकरण महसूस किया। उन्हें एक संक्रमणकालीन पीढ़ी यानी ट्रांजिशनल जनरेशन कहा गया। एक ऐसी पीढ़ी जो पुरानी पाबंदियों और नए अवसरों के बीच फंस गए। बिल्कुल, उन्हें शिक्षा के अवसर मिले, मीडिया के जरिए उन्होंने दुनिया देखी, उनकी आकांक्षाएं बढ़ी, लेकिन सामाजिक ढांचा उतनी तेजी से नहीं बदला। उन्हें पंख तो दिए गए, पर आसमान नहीं दिया गया। अवसर पूरी तरह से स्वायत्ता या आजादी में नहीं बदल पाए। इस पीढ़ी का अनुभव हमें भविष्य के लिए एक बहुत जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर करता है। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि भविष्य की तकनीकी और आर्थिक प्रगति वास्तव में सशक्तिकरण लाए, और वो इस संक्रमणकालीन पीढ़ी के अनुभव को न दोहराएं। हम कैसे सुनिश्चित करें कि गिग इकोनॉमी और AI जैसी नई चीजें नए तरह के डिजिटल या आर्थिक पिंजरे न बन जाएं? अवसर को सच्ची आजादी में कैसे बदला